हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। ये मात्रक का मापन चैप्टर का लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 के आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है बीमाओं के उपयोग। बीमा के बारे में पढ़ा था कि बीमा कैसे निकालते हैं किसी भी भौतिक राशि की। अब इसमें देखेंगे बीमाओं का क्या उपयोग होता है, यानी कि बीमाओं का एप्लीकेशन देखेंगे, उसका किस किस में प्रयोग करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूज़ ऑफ डायमेंशंस। तो बीमाओं का जो उपयोग होता है वो मेजर 3 टाइप से होता है। एक होता है एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, जो कि लेक्चर 2 में देखा था कि मात्रा की कितनी पद्धतियाँ होती हैं। तो मात्रा की 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है MKS पद्धति, जिसे SI पद्धति बोलते हैं, उस और एक होती है CGS पद्धति, और एक होती है FPS पद्धति। तो उसके द्वारा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे मात्रकों को बदला जाता है, उसमें बीमाओं का प्रयोग होता है। दूसरा होता है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, कि कोई भी समीकरण सही है या गलत है, इसका संतुलन या फिर परीक्षण बीमाओं के द्वारा कर लेते हैं। तीसरा होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बीमाओं का उपयोग इन 3 तरीके से करते हैं। तो पहली हेडिंग जो देखेंगे वो होगा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। जैसे यदि किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में n1/n2 हों तथा उनके मात्रक क्रमशः u1/u2 हों। मतलब कि n1 आंकिक मान है, n2 भी आंकिक मान है, u1 और u2 दे रखा है, वो मात्रक दे रखे हैं किसी भौतिक राशि के लिए। आपको एक ये इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब कि नियतांक होता है। और ये आपका किसी पहली पद्धति में, और ये जिसमें आप चेंज कर रहे हो ये दूसरी पद्धति है। चाहे आप अपने सुविधानुसार इसको दूसरी पद्धति मान लें और इसको प्रथम पद्धति मान लें। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना। न्यूटन है बल का मात्रक है, और जो डाइन है वो भी बल का मात्रक है, लेकिन न्यूटन SI मात्रक है, पद्धति का मात्रक है, और जो डाइन है वो CGS पद्धति का मात्रक है। तो बल को F से डिनोट करते हैं, और बल की जो विमा होती है वो होती है M। जो बल होता है MA होता है। तो बल M का जो विमा होती है उसे M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। और जो त्वरण की विमा हो उससे करते हैं LT-2। जो इसकी विमा हो जाती है वो होती है MLT-2। तो वो डाइन के लिए भी सेम है और न्यूटन के लिए भी सेम है। तो इसकी जो हमें बदलना है इससे 1 न्यूटन से डाइन में। तो मतलब कि एक N1 है आपका, वो 1 है, U1 मात्रक न्यूटन में दे रखा है, और आपको डाइन में बदलना है। तो माना X डाइन है, इसमें 1 न्यूटन में X डाइन है, जो कि X निकालना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे आप N2 भी लिख सकते हो, N2 डाइन है। तो न्यूटन के लिए जो होगा MKS पद्धति यानी कि SI पद्धति, उसके लिए M1 लिख ले रहे हैं, L1 और T1। और जो CGS पद्धति है उसके लिए लिख ले रहे हैं M2, L2, T2। तो 1 न्यूटन के लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे, न्यूटन के लिए भी लिख सकते हैं M1, L1, T1-2, और इधर लिखेंगे N2, M2, L2, T-2।
और 2। इसकी ब्रैकेट को अलग अलग लिख लेंगे। N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 और इसकी होल पावर -2। क्या किया, इसको इधर भेज दिया इसके अपॉन में, जिससे कि N2 का मान आ जाएगा। तो पता लग जाएगा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं CGS पद्धति में। तो M1 दे रखा है MKS पद्धति यानी कि SI पद्धति में। तो SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम तो इसे किग्रा। और CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, तो उसे ग्राम। ऐसे ही SI पद्धति यानी कि MKS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर, और जो CGS पद्धति में होता है वो होता है सेंटीमीटर। समय का मात्रक MKS पद्धति और CGS पद्धति में सेम होता है, सेकेंड। -2 N2। तो SI पद्धति को यानी कि MKS पद्धति को CGS में परिवर्तित करना है, तो N2। तो किलोग्राम क्या है, MKS पद्धति, तो इसको क्या करेंगे, CGS पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की जगह अपॉन सेंटीमीटर, सेकेंड अपॉन सेकेंड। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड। जो बचेगा वो बचेगा 1000 इंटू 100 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर -2 N2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी N2 इक्वल टू 10 की पावर 5, क्योंकि ये है 10 की पावर 3, ये है 10 की पावर 2, और जो गुणा होती है तो गुणा में पावर हो जाती है ऐड, मतलब कि जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से आ जाता है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो क्या होता है कि MKS पद्धति से हमने CGS पद्धति में मान निकाल लिया। तो बीमा का प्रयोग कैसे होता है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, इसकी एप्लीकेशन है। सेकंड करेंगे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल कार्य का मात्रक है जो कि SI पद्धति है, यानी कि MKS और SI सेम है तो SI पद्धति है, और जो अर्ग है CGS पद्धति है। तो हमें बताना है 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो जूल कार्य का मात्रक है, कार्य के लिए W लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का जो विमा होती है वो होती है MLT-2, और विस्थापन यानी कि उससे किससे नापते हैं, मीटर में, तो इसके लिए L। तो इसकी जो विमा आ जाती है वो आती है ML2T-2। हमें पता करना है 1 जूल में कितने मात्रक होते हैं। तो N1, ये वही फार्मूला लिख रहे हैं, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1 क्या है 1, और U1 क्या है जूल, N2 क्या है पता करनी है, और U2 मतलब कि दूसरी पद्धति में जो मात्रक है। तो दूसरी पद्धति में जो मात्रक है वो है अर्ग। तो ये हमें संबंध निकालना है, 1 जूल में कितने अर्ग हैं। वैसे ही करेंगे कि SI पद्धति में M1 मान लेंगे, L1 मान लेंगे, T1 मान लेंगे, और CGS पद्धति में M2, L2, T2। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, N1U1 N2U2। तो N1 कितना है 1 के लिए निकालना है,
और यूनिट का डायमेंशन कितनी है m1 l1 टू t-2 1 इक्वल टू n2 m2 l2 पावर 2 t2-2 n2 निकालना है, इसको क्या अपॉन में भेज देंगे। m1 इसकी ब्रैकेट अलग अलग कर लेंगे, m के पास m वाला लिखेंगे, l1 अपॉन l2 की होल पावर 2 t1 t2 की होल पावर -2 n2 इक्वल टू m1 क्या है एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और ये कौन सा है m2 वाली कौन सी पद्धति मानी सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है ग्राम। ऐसे ही L1 का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर, और जो सीजीएस मात्रक है वो है सेंटीमीटर। समय का मात्रक सेकेंड, तीनों पद्धतियों में रहता है। अगर पद्धतियों के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो आप लेक्चर 1 देखना इसी चैनल पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो n2 इक्वल टू क्या करना है सीजीएस एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1000, और यहाँ पे स्क्वायर भी चल रहा है तो 10 की पावर 2 का इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसका स्क्वायर, और ये 1 ही रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं e1 टू 10 की पावर 3 क्रॉस 10 की पावर 4, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n2 इक्वल टू 10 की पावर 7। मतलब इसमें लिख सकते हो आप 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, जो कि एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट हो गया है, मतलब परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, मतलब कि कोई भी इक्वेशन समीकरण दे रखी है उसको देखना कि वो सही है या गलत, तो हम विमाओं की सहायता से पता कर पाएंगे कि समीकरण सही लिखी हुई है या गलत। तो एक उदाहरण से देखेंगे, b इक्वल टू √2gh, तो ये इक्वेशन अगर सही होगी तो दोनों की विमाएं सेम आएंगी, और अगर गलत होगी तो विमाएं गलत आएंगी। तो हम LHS पार्ट देखेंगे, तो b किसे प्रदर्शित कर रही है वेग को, तो वेग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन के लिए यानी कि एक दूरी है तो उसे L से डिनोट करेंगे, समय को T से, LT-1, क्योंकि T प्लस में है उससे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। अब हम RHS पार्ट देखेंगे, तो RHS पार्ट आपका दे रखा है √2gh, तो रूट से कोई मतलब नहीं है, ना ही 2 से कांस्टेंट पार्ट है। g आपका दे रखा है त्वरण और h ऊंचाई। त्वरण के लिए विमा को निकाला था, तो अगर निकालना था तो फिर से भी निकाल लेंगे त्वरण के लिए। त्वरण का होता है वेग अपॉन समय, तो वेग के लिए जो विमा आती है वो आती है LT-1 जो कि ऊपर लिखी हुई है, और समय के लिए t, इसे बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लोज करते हैं, L और t की पावर -1 और ऊपर एक t की पावर माइनस और चला जाएगा, तो इनटू में क्या होती है पावर ऐड होती हैं,
तो टी की पावर -2, तो एल टी -2। तो वहाँ पे वो सिर्फ त्वरण और हाइट को दे रखा है, ऊंचाई को। तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगी, एल टी -2। और ऊंचाई की क्या होती है, ऊंचाई को किस में नापते हैं, दूरी है तो उसे मीटर में नापते हैं। तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं, और उसके लिखेंगे एल, और साथ में क्या चल रहा है, रूट। तो रूट की पावर 1/2, और 2 कांस्टेंट है उसे लिखेंगे नहीं। तो एल और एल की पावर जुड़ जाएगी, तो L2t-2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे L t-1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो बीमा आ जाएगी वो L t-1, यानी कि जो RHS पार्ट आ रहा है वो भी L t-1, और जो RHS पार्ट आ रहा है वो भी L t-1, यानी कि ये समीकरण बिल्कुल सही है। और इसका जो परीक्षण किया वो किसके द्वारा किया, एक बीमा के द्वारा। तो इसका उपयोग इस तरह से होता है समीकरण को परीक्षण करने में। सेकंड देखेंगे, v इक्वल टू b² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इसका जो RHS पार्ट देखेंगे, LHS, वो है b²। तो b क्या है, आपकी अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग, ये आपका त्वरण है, ये आपका डिस्टेंस है। तो b के लिए बीमा अंतिम हो या प्रारंभिक हो उसके लिए सेम होगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला सेम होता है। तो L t-1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी L2t-2। RHS पार्ट देखेंगे, तो RHS पार्ट में जो आपको प्लस दे रखा है तो इसकी अलग देखी जाएगी u² की, और 2as की अलग देखी जाएगी, और इन तीनों की सेम आनी चाहिए। तो u² की बीमा क्या होगी, L t-1, और उसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर इक्वल टू L2t-2। फिर आती है 2as की बीमा, ये आपका त्वरण है, 2 आपको कांस्टेंट है तो उसको लेंगे नहीं। त्वरण के लिए L t-2 और डिस्टेंस के लिए L। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और इनटू में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी हो जाएगी L2t-2। जो कि तीनों की जो बीमाएँ हैं वो सेम आई हैं, इसीलिए ये समीकरण बिल्कुल सही है। और इसका परीक्षण किसके द्वारा हुआ, बीमा के द्वारा। ऐसे ही एक नेक्स्ट करेंगे, S इक्वल टू ut प्लस ½ at²। तो इसका जो LHS पार्ट है वो क्या है, S, तो जो कि है डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो डिस्टेंस के लिए L। फिर RHS, क्योंकि दूरी के लिए L लिखते हैं क्योंकि उसे मीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान के लिए M लिखते हैं, और समय के लिए T लिखते हैं, जो कि लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर ut को अलग लेंगे और 1/at² को अलग लेंगे। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, समय। लेकिन वेग है तो वेग के लिए होती है L t-1, और समय के लिए होता है t। तो इसकी पावर -1, इसकी पावर 1, तो इनटू में क्या, गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो -1 + 1 0। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, L। फिर आपका बचता है ½ at²। तो ये क्या है, त्वरण, और हाफ को तो छोड़ देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। त्वरण के लिए L t-2, और टाइम के लिए t, और t का स्क्वायर। तो आपका बचेगा L t-2 और t की पावर 2, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा L। तो इसमें क्या आ रहा है, S की बीमा L आ रही, ut की बीमा भी L आ रही, और ½ at² की भी बीमा L आ रही है। इसीलिए ये समीकरण क्या है, सही है, और इसका परीक्षण बीमा के द्वारा किया। ऐसे ही सभी समीकरणों का जो परीक्षण किया जाता है वो बीमा के द्वारा हम कर सकते हैं। ये बीमाओं का एक उपयोग है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के लिए अगर कोई भी राशियां दे रखी हैं कि इस पर निर्भर करती हैं,
तो उससे हम उन राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो दे रखा है वो है सरल लोलक का दोलनकाल t, गोलक के द्रव्यमान m पर, धागे की लंबाई l पर तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इसमें संबंध बताओ। इन चारों राशियों में संबंध बताना है। दोलक के बारे में तो आपने देखा होगा कि दोलक अगर है, कोई भी डोरी से एक लोलक बंधा हुआ है, वो इधर से इधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है इधर से इधर की तरफ, तो उसका दोलन काल निकाला जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है ये। अगर इसका मास m है और जो लेंथ दे रखी है वो l है और इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है, तो आपको समय बताना है। तो बस इसमें क्या करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है, लेकिन विमाओं की सहायता से उसमें संबंध कैसे निकालते हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। जो t है वो निर्भर किस पे कर रहा है, m पर और l पर और g पर। और हम मानेंगे कि जो m की पावर है वो a है, जो l की पावर है वो b है और जो g की पावर है वो c है। अगर कोई और भी राशि दे रखी होगी तो और भी हम लिख लेते अपनी सुविधा अनुसार, d e f जितनी भी राशियां दे रखी हों। जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे k लिख लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब दोनों तरफ हम विमाएं लिख लेंगे। तो ये है समय, तो समय की विमा क्या होती है, t होती है, समय को t से ही लिखते हैं। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर कितनी 1 इक्वल टू k। ये द्रव्यमान को m की पावर a, ये लेंथ है तो इसको लिखेंगे l की पावर b, और ये त्वरण है, त्वरण को लिखते हैं LT-2 की पावर c। तो इसको हम लिखेंगे ML00T1 और इन तीनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे k, m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c इंटू में जुड़ जाएंगे तो l की पावर b प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर -2c। अब क्या करेंगे, MLT दे रखा है, इधर भी MLT दे रखा है, तो क्या करें, दोनों तरफ विमाओं की जो m की जो पावर है उनकी क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। और इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। तो a की पावर कितनी है, m की पावर a है और m की पावर 0, तो a की पावर 0, l की पावर b प्लस c है, l की पावर 0 है, तो b प्लस c इक्वल टू 0। t की पावर -2c है और यहाँ t की पावर 1, तो क्या आएगा -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ c की निकालेंगे वैल्यू, 2 इधर चला जाएगा, -1/2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे c की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1/2, c की वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू 1/2। तो a और b और c के तीनों के मान आ जाते हैं। इन a b c के मान a, b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, t के m की पावर 0 है तो m की पावर 0, l की पावर कितनी है b, तो b की पावर 1/2 और c यानी कि g की पावर -1/2।
तो m की पावर 0 यानी कि ये तो 1 ही हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे t इक्वल टू के l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 है तो उसे नीचे भेज देंगे तो 1/2। तो t इक्वल टू के इनकी होल पावर है l/g की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 का मतलब है रूट l/g, जो कि t l m और g का रिलेशन आ गया। यानी कि दोलन सरल लोलक का दोलनकाल जो द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डोरी की लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसीलिए t इक्वल टू के रूट l/g, जो कि इन तीनों राशियों में संबंध आ जाता है। आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी सही है, लेकिन दोलन काल के लिए लिखा है तो दोलन काल के लिए जो कि कांस्टेंट होता है वो होता है 2 पाई। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।